everyone, welcome to Breakthrough Science. I hope everybody is doing great and this video is going to be very important because यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे all about blood. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, आपको ब्लड से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है. 100% आपको ब्लड से क्वेश्चंस आते हैं. डिफेंस एग्जाम में तो पूछना ही नहीं है, 110% कह लो कि आपको क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, राइट. सो आज के इस वीडियो में आप जितना भी ब्लड के बारे में पढ़ने जा रहे हो उसी में से आपको क्वेश्चंस गारंटीड आने वाले हैं. कोशिश करना कि एंड तक वीडियो को आप देखना, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा. एंड यस, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं ब्लड के बारे में. ब्लड में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा बॉडी फ्लूइड के बारे में बात कर लेंगे कि एक्चुअली ये ब्लड का फंक्शंस क्या होता है, राइट. देन वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड. कंपोनेंट ऑफ ब्लड में हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, राइट, एंड इनमें प्लाज्मा क्या होता है, सीरम क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. उसके बाद मैं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है. कई बार क्वेश्चंस आपके ब्लड क्लॉटिंग से आ जाते हैं. एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप्स. ब्लड ग्रुप से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है. ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की, ब्लड ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में, राइट. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सबसे पहले ब्लड के बारे में बात करें तो इट इज अ बॉडी फ्लूइड, राइट. फ्लूइड इसे कहा जाता है. हमारी बॉडी में दो टाइप के फ्लूइड्स आपको मिलते हैं, एक ब्लड और एक लिम्फ. क्लियर. लिम्फ के बारे में मैं आपको वापस से एक नया वीडियो बना के बताऊंगी. आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे. अब ये जो ब्लड है ये एक बॉडी फ्लूइड है, हमारे बॉडी में पाया जाने वाला, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ये ब्लड, राइट. इसीलिए इसको फ्लूइड कहते हैं. ऑल्सो ये दूसरे एनिमल्स में भी आपको मिलेगा. इट्स नॉट लाइक यू विल गेट ब्लड ओनली इन योर बॉडी. Other animals also having this body fluid as a blood. इनका काम क्या होता है, they deliver. यूजुअली हमारे जो ब्लड होते हैं ना उनका काम होता है ट्रांसपोर्ट का. क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी नेसेसरी सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट. अब जो भी फूड आपने डाइजेस्ट किया है, राइट, वॉट एवर द फूड यू हैव डाइजेस्टेड, एंड वो फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होता है. ब्लड ही उस फूड कंपोनेंट को वापस आपके पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचाता है, जहां पे हम एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है. तो ये न्यूट्रिएंट जो है डाइजेस्ट होकर के कैसे आपके सेल तक पहुंच रहा है, इसी ब्लड के माध्यम से पहुंच रहा है, राइट. साथ ही ऑक्सीजन टू द सेल. अब जो भी ऑक्सीजन आप ले रहे हो बाहर से, राइट, वॉट एवर द रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग यू आर टेकिंग, ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर देना, तो ये जो ऑक्सीजन आप अपने लंग्स में ले रहे हो, तो लंग्स से पूरे बॉडी टिश्यू में जो आपका ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है उसकी डिलीवरी भी आपका ब्लड ही करा रहा है. मतलब ब्लड जो है एक डिलीवरी बॉय हो गया, राइट. चलिए, एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये न्यूट्रिएंट ही करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट बन रहा है, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको भी ये प्यूरिफाई कराते हैं. उसको ये किडनी तक लेके जाते हैं, किडनी में उनका फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन बनता है और वो वेस्ट हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है. तो इन सभी चीज़ों में हमारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आई होप फंक्शन सबको क्लियर हो गया. नेक्स्ट, ब्लड क्या है एक्चुअली. अब देखो, कई हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है. तो एक्चुअली ये ब्लड को आप किस कैटेगरी में रखने वाले हो. ब्लड इज नथिंग बट अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपका एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, ठीक है. दूसरा, रेड इन कलर. आपके ब्लड का जो कलर है वो रेड कलर होता है. क्यों रेड कलर होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट हीमोग्लोबिन. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे. तो एक पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड कलर का होता है. pH आपके ब्लड का 7.4 होता है, जिसका सीधा मतलब है कि आपका जो ब्लड है वो न्यूट्रल नहीं है, एसिडिक नहीं है. आप इसे क्या कहोगे, स्लाइटली एल्कलाइन, क्योंकि 7.4 है तो आप इसको नाम दोगे कि आपका जो ब्लड है वो स्लाइटली एल्कलाइन नेचर का होता है, राइट. देन 5 to 6 लीटर ब्लड अप्रोक्सीमेटली एक अडल्ट बॉडी में आपको देखने को मिलेगा. ये सभी फैक्चुअल क्वेश्चन है. अगर एफकेट वगैरह आप दे रहे हो तो उसमें डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है. नेक्स्ट,
अब बात आती है ब्लड के फॉर्मेशन की कि एक्चुअली ये जो ब्लड है ये बनता कहाँ से है। ऑब्वियसली टिश्यू है, ब्लड इज क्या, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू किससे बना होता है, सेल से बना होता है। तो ब्लड को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो कहाँ पे बनते हैं, सो दो सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड दी बोन मैरो। ठीक है, कहाँ पे बनता है वो, हमारे बॉडी में बोन मैरो में बनता है। ये जो बोन मैरो है इट्स नॉट लाइक यू विल गेट एवरीवेयर। बोन मैरो कहाँ मिलता है, बोन्स के अंदर मिलेगा। बोन मैरो क्या है, बोन मैरो खुद में एक टिश्यू है, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू, राइट। वेयर यू विल गेट दिस बोन मैरो, इन द बोन। कौन सी बोन में आपको मिलेगा, थाई बोन्स में मिलेगा। तो जो हमारे फीमर होते हैं, थाई बोन्स होते हैं, उसमें आपको ये बोन मैरो मिलेंगे। आई होप आप सभी ने क्रिश 3 देखा ही होगा, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता होगा बोन मैरो क्या है। तो बोन मैरो आपके बोन्स में पाए जाते हैं, थाई बोन्स में पाए जाते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यूज, ठीक है। अब ये जो बोन मैरो है इसी के अंदर आपकी एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो सेल्स होती हैं जिनके पास कैपेबिलिटी होती है किसी भी सेल में ट्रांसफॉर्म होने की, वो कोई भी सेल बन सकती हैं, ठीक है। तो अब हमारे बोन मैरो में मिलता है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। यही हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं बाद में अलग अलग ब्लड के सेल्स में फॉर्म होती हैं। हेमाटोपोइटिक सेल से आपका रेड ब्लड सेल्स बना, व्हाइट ब्लड सेल्स बना एंड प्लेटलेट्स बना। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को, ब्लड फॉर्मेशन के पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, हेमाटोपोइसिस, राइट। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है हेमाटोपोइसिस। तो हेमाटोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है। किसके थ्रू बनता है, बोन मैरो में हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है जिससे हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सभी टाइप की, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो। अब ऐसा मत सोच लेना कि सिर्फ आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी भी यहीं बनता है एंड आपका प्लेटलेट्स भी यहीं पे बनता है। चलिए ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड है। जैसे सपोज करो आपके पास एक ग्लास पानी है, राइट। अब उस पानी में आपने कुछ कंपोनेंट मिला दिया, जैसे आपने शुगर मिला दिया, आपने सॉल्ट मिला दिया, राइट। तो उसी तरह हमारा जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है। उस ब्लड के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी उसी को कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो एक तो आपको ब्लड में मिलता है प्लाज्मा, राइट। ये प्लाज्मा जो है अप्रोक्सीमेटली 55% होता है, मतलब पूरे ब्लड में 55% आपको प्लाज्मा मिलेगा। देन यू विल गेट अ ब्लड कॉर्पसल्स, राइट। ब्लड कॉर्पसल्स में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स मिलते हैं। अगर पूरे ब्लड में 55% आपका प्लाज्मा है तो ब्लड कॉर्पसल्स जो हैं ये आपको मिलेंगे 45%। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है अंदाजा लगाने के लिए कि प्लाज्मा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इन तीनों में कंपेयर करोगे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में से आपके ब्लड में किसका नंबर ज़्यादा है, कौन सी सेल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो यहाँ पे आपकी जो रेड ब्लड सेल्स है वो 99% होती है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं ये आपके 1% होता है, विद इन 1%। ब्लड में केवल 1% आपको डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलेगा। तो ये डब्ल्यूबीसी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, आपको याद रखना, ये डब्ल्यूबीसी जो है हमारे लिम्फ में आपको 99% मिलेंगे, ठीक है। चलिए प्लाज्मा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये जो हमारा प्लाज्मा है, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ अ 55% अप्रॉक्सीमेटली इन द ब्लड। यूजुअली जो हमारा प्लाज्मा होता है ये आपके वाटर से बना होता है एंड कुछ कंपोनेंट से बना होता है। कुछ कंपोनेंट जैसे कि यहाँ पे आपके 8 to 10% जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्लूकोज है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, फैट है, हार्मोन है, प्रोटीन्स। इसके अलावा आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। आपको क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यहाँ पे मिलेंगे, राइट। अब याद रखने वाली ये बात है कि आपके प्लाज्मा में देखो आपको पानी मिल रहा है सबसे ज़्यादा, 90 to 92% वाटर मिल रहा है, लेकिन क्या आपको प्लाज्मा के अंदर आरबीसी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अगर आरबीसी नहीं है प्लाज्मा में तो आपके प्लाज्मा का कलर कैसा हो जाएगा, ऑब्वियसली जब आरबीसी नहीं है तो प्लाज्मा का कलर आपका हो जाता है पेल येलो कलर। तो याद रखना जो हमारे प्लाज्मा होते हैं इनका कलर कैसा होगा, पेल येलो कलर का होता है। क्या क्या आपको मिलता है, सबसे ज़्यादा इसमें पानी होती है। ब्लड को फ्लूइडिटी देने के लिए, लिक्विड स्टेट में रखने के लिए ये प्लाज्मा ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है।
वाटर के साथ आपको ग्लूकोज, यूरिक एसिड, अमोनिया, फैट, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन, राइट, एल्ब्यूमिन, ये सभी प्रोटीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपके क्लॉटिंग फैक्टर हो गए, फाइब्रिनोजन हो गए, थ्रोम्बिन हो गए, प्रोथ्रोम्बिन हो गए, ये सब कुछ आपको इसी प्लाज्मा में मिलेगा। इवन जो आपके एंटीबॉडीज होते हैं ना, सीरम एंटीबॉडीज भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। अच्छा देखो, अब एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अगर आपका ब्लड है तो उसमें से आप प्लाज्मा को सेपरेट कैसे करोगे, राइट? तो यहाँ पे जो टेक्निक आप यूज करोगे दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट? ये सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है, आपने पढ़ा होगा, राइट? इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में हम डेंसिटी के आधार पे सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं? हमने ब्लड का सैंपल लिया, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला, उस मशीन से उस ब्लड के सैंपल को हाई आरपीएम पे रोटेट किया। तो जब हम हाई आरपीएम पे रोटेट करते हैं तो जो भी इस ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आरबीसी सेल्स हो गए, डब्ल्यूबीसी हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ये सभी क्या होंगे? नीचे को सेटल हो जाएंगे। तो जो भी हैवी सेल्स हैं वो सब नीचे को सेटल हो जाएंगे और आपको एक पेल येलो कलर का प्लाज्मा देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज द सेपरेशन टेक्निक, जिससे कि आप ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे आप ब्लड से प्लाज्मा को सेपरेट करोगे, सो विद दिस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। आई होप पॉइंट इज क्लियर एवरीवन। चलिए, एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आपको सीरम दे दिया जाता है, तो अब कंफ्यूज मत होना कि भाई सीरम क्या वाला है ना? सीरम क्या होता है, हमने तो सुना ही नहीं है। तो सीरम आपका कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे याद रखो कि अगर आपके पास प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया, राइट? तो जब प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दिया, अब जो आपके पास लिक्विड बच रहा है उसी लिक्विड को आपने सीरम कह दिया, एज सिंपल एज, राइट? क्या है आपका सीरम? यहाँ पे प्लाज्मा में से आपने क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजन क्या है? इट इज अ क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि आपके ब्लड को क्लॉट कराने में हेल्प करता है। तो अगर आपने प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन बाहर निकाल दिया, या क्लॉटिंग फैक्टर कह लो, सिंपली आप इसको क्लॉटिंग फैक्टर कह लो, बाहर निकाल दिया, तो जो लिक्विड आपको मिल रही है दैट लिक्विड इज कॉल्ड योर सीरम। Now let's start with blood cells, red blood cells, right? Red blood cells को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइज देखो, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? यूजुअली आप लोगों का भी घर में कुछ नाम होता होगा, बाहर कुछ और नाम होता होगा, तो उसी तरह हमारे जो आरबीसी हैं इनका नाम साइंटिफिकली एरिथ्रोसाइट्स कहा गया है, राइट? एरिथ्रोसाइट्स के अलावा हमारे जो रेड ब्लड सेल्स का शेप होता है वो बाई कॉन्केव होता है। जब दो कॉन्केव को एक साथ आप जोड़ते हो तो आपको जो शेप मिलता है उसी को हम बाई कॉन्केव कहते हैं, राइट? कुछ इस तरीके का आपका बाई कॉन्केव शेप होता है आरबीसी का, इसको आप सिंपल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, राइट? इसके अलावा हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है इसका कलर रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट हीमोग्लोबिन। जैसे आपने क्लोरोफिल पिगमेंट के बारे में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही आपके पत्तियों का कलर, प्लांट्स का कलर ग्रीन होता है। उसी तरह यही हीमोग्लोबिन पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके रेड ब्लड सेल्स को के अंदर प्रेजेंट होता है और आपके ब्लड को रेड कलर देता है, राइट? अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो चीज़ों से बना हुआ है, एक इसका हीम पार्ट होता है और दूसरा होता है इसमें ग्लोबिन पार्ट, राइट? ये जो हीम पार्ट है ये आयरन कंटेनिंग है एंड ग्लोबिन इसका प्रोटीन है। तो ये दो चीज़ों से मिलके बना है आपका हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से, और उसमें आयरन प्रेजेंट है इसलिए इसको हीम बोला गया है। यही आयरन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए। तो इसी आयरन से आपके ऑक्सीजन जब बाइंड होते हैं तभी आपके ब्लड का कलर रेड हो जाता है। तो याद रखिएगा, आयरन इज रिस्पॉन्सिबल हियर। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब देखो, हमारे जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उसमें आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो आपके सभी सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं लेकिन आरबीसी में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, राइट? लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे हमारे कैमल हो गए, हमारे लामा हो गए, ये दो ऐसे एनिमल्स हैं, एक्सेप्शन एनिमल हैं, जिसके आरबीसी में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन याद रखना, कभी कभी एग्जाम में आपको एक्सेप्शंस पूछ लेते हैं। आरबीसी का बर्थ प्लेस बोन मैरो, जितने भी ब्लड सेल्स हैं सभी का जो बर्थ प्लेस है, सभी सेल्स कहाँ पे डेवलप हो रही हैं ब्लड वाली? बोन मैरो में डेवलप हो रही हैं। लाइफ टाइम 120 डेज,
तो टोटल इनके जिंदा रहने की अवधि होती है 120 दिन। 120 दिन तक रेड ब्लड सेल्स जिंदा रहती हैं, अपना काम करती हैं, और 120 डेज के बाद ये खुद ब खुद कहाँ चली जाती हैं? स्प्लीन के अंदर चली जाती हैं। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन एक ऑर्गन है जो आपके स्टमक के ठीक पीछे पाया जाता है। इसी स्प्लीन के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स जाती हैं, राइट, ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके अंदर उस टाइम ऑक्सीजन होता है, वो रेड कलर की ही होती है, वो उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पे उनका डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है, कब्रिस्तान, राइट। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो आपका स्प्लीन है। फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल्स का? अब देखो, आपने अभी तक पूरे ब्लड का फंक्शन पढ़ा था, राइट। तो इट डिलीवर न्यूट्रिएंट, राइट, इट कैरी मेटाबॉलिक वेस्ट, साथ ही साथ ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। लेकिन हमारे जो आरबीसी हैं उनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड। तो आरबीसी का जो मेन फंक्शन है वो गैस का एक्सचेंज करना। कैसे? अब इनके पास आयरन है, आयरन जो क्या करेंगे? लंग्स से ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे और उसको वापस आपके सभी बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाएंगे, राइट। इसी तरह हमारे ब्लड से CO2, जो CO2 होता है वो भी आपकी हीमोग्लोबिन में ही बाइंड होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और वो हमारे लंग्स में जाता है, राइट। तो जो गैस का एक्सचेंज है लंग्स से ब्लड, ब्लड से लंग्स, वो कौन करा रहा है? आरबीसी करा रहा है। ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, CAPF के लिए खासकर, वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीडीएस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो, ये जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, इसकी वजह से जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है, राइट। और किस किस एनिमल में आपको ये रेड कलर का ब्लड मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट? तो हमारे जो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सभी में आपको ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलेंगे। हीमोसाइनिन पिगमेंट जो होता है, अच्छा, ये आपका आयरन कंटेनिंग होता है। हीमोसाइनिन आपके कॉपर कंटेनिंग होते हैं और ये ब्लू कलर के होते हैं। यूजुअली हमारे मोलस्का में आपको ये हीमोसाइनिन पिगमेंट देखने को मिलेगा। देन क्लोरोक्रूसिन आपके ग्रीन कलर के पिगमेंट है, एंड हेमी एरिथ्रिन भी आपके रेड कलर के पिगमेंट हैं जो एनालिड्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो बस ये नाम याद रखना कि इट्स नॉट लाइक कि केवल एक ही पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अलावा हीमोसाइनिन, क्लोरोक्विनिन और हीमो एरिथ्रिन जैसे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं WBC के बारे में। तो WBC को आप व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर साइंटिफिकली इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट। कलरलेस होता है। क्यों ये कलरलेस होता है? क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, राइट। RBC के पास हीमोग्लोबिन था, इनके पास नहीं है, इसीलिए ये व्हाइट कलर के हैं और वो रेड कलर के थे। दूसरा, इट कंटेन्स न्यूक्लियस इन द सेल। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, हमारे RBC रेड ब्लड सेल्स में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, लेकिन WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में आपको प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। बर्थ प्लेस, अगेन ये आपके बोन मैरो एंड लिम्फेटिक नोड्स। देखो, RBC जो है आपके बोन मैरो में डेवलप हो रहा था, बॉर्न हो रहा था, ऐसे कह लो। WBC जो है ये आपके लिम्फ नोड्स में, बोन मैरो में तो है ही, उसके थ्रू 1% आपके ब्लड में आ रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो WBC का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे हो रहा है? लिम्फ नोड्स, इसको आप लिम्फेटिक नोड्स भी कहते हैं। 2 से 5 दिन इनकी अवधि होती है जिंदा रहने की, राइट। और इनका जो काम है वो है डिफेंसिव शील्ड ऑफ द बॉडी। तो ये आपके बॉडी को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। बाहर से कोई भी अगर एंटीजन अंदर आता है तो उसको किल करने का काम करते हैं आपके WBC। तो पूरे बॉडी में जो प्रोटेक्शन, जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस WBC ओनली। फर्दर गाइस, हमारे WBC को ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट इज दिस ग्रैनुलो एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स? दीज आर द टाइप्स ऑफ WBC। अब WBC के 5 टाइप हैं वैसे तो, देखो 5 टाइप होते हैं WBC के, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है, उसके आधार पे इनको ग्रैनुलोसाइट्स या ए ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो दे आर ग्रैनुलोसाइट, नहीं है तो ए ग्रैनुलोसाइट। अब देखो, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल
तीनों में आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज दिस ग्रैन्यूल्स? तो देखो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही होता है ग्रैन्यूल्स। क्या काम है इस ग्रैन्यूल्स का? ग्रैन्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग अप अ कलर, राइट। ये एक डाई की तरह होते हैं। इनके पास क्या होता है, डाई को, कलर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। तो आप इनको जैसे ही किसी स्टेन डालोगे, उनके ऊपर मिथाइलिन ब्लू डालोगे या ईओसिन स्टेन डालोगे, तो ये कलर एक्सेप्ट करते हैं और इसी वजह से इनको ग्रैनुलोसाइट्स कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। वहीं देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट का जो साइटोप्लाज्म है वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे आपको कोई ग्रैन्यूल्स नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए ये ए ग्रैन्युलोसाइट है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ बेसोफिल क्या है, ग्रैनुलोसाइट है या ए ग्रैनुलोसाइट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। चलिए टाइप्स में अगर हम देख लें तो हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के दो टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ये सभी हमारे WBC के टाइप हैं जिनकी लाइफ स्पैन दी गई है। न्यूट्रोफिल 7 आवर्स तक जिंदा रहते हैं, इओसिनोफिल 8 to 12 डेज, बेसोफिल्स कुछ घंटे या कुछ दिन तक, मोनोसाइट 3 दिन तक जिंदा रहते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो है मेमोरी सेल्स होते हैं और ये सालों साल तक, एक बार अगर बी लिम्फोसाइट डेवलप हो गए, बी लिम्फोसाइट बेसिकली हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं। तो जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो इसी बी लिम्फोसाइट से बनती है। अब अगर मान लो आपके बॉडी में कोई पैथोजन एंटर किया है, राइट, तो उसको पहचानने के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो आपकी बॉडी में सालों तक रहेगी। फिर दोबारा अगर वो पैथोजन आएगा तो वही एंटीबॉडी उसको किल कर देगी, अलग से नया एंटीबॉडी उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। टी लिम्फोसाइट्स भी मेमोरी सेल्स की तरह होते हैं और ये भी लंबे टाइम तक आपके बॉडी में डेवलप रहते हैं। अब न्यूट्रोफिल का काम होता है इम्यून डिफेंस, मतलब आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। इओसिनोफिल पैरासाइट्स के अगेंस्ट आपको डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं ना, जो होस्ट की बॉडी में अंदर घुस करके खाने पीने लगते हैं, तो उनके अगेंस्ट आपके इओसिनोफिल तैयार रहते हैं। बेसोफिल जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देते हैं, जो इन्फ्लेमेशंस हो जाते हैं हमारे बॉडी में, उसके लिए बेसोफिल्स रेडी हैं। मोनोसाइट्स इम्यून सर्विलेंस, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं और टी लिम्फोसाइट सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब उसको किल करने का काम करते हैं आपके टी लिम्फोसाइट, राइट। तो आपको ये नाम याद रखना है, बेसिकली नाम से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। तीसरा टाइप है ये आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को साइंटिफिकली थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, राइट। थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो साइज के कंपैरिजन में जो प्लेटलेट्स हैं वो सबसे छोटे हैं, राइट। अगर आप तीनों का साइज कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज आपको डब्ल्यूबीसी का मिलेगा, इसके बाद आपको आरबीसी और जो सबसे छोटा है वो आपका प्लेटलेट्स है। क्लाउडी येलो इन कलर। अब आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका कलर कैसा है, येलोइश होता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर भी आपको हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं मिल रहा है। न्यूक्लियस यहाँ पे भी एब्सेंट है, तो आरबीसी की तरह ही न्यूक्लियस इसमें भी एब्सेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। बर्थ प्लेस बोन मैरो सेम, राइट। लाइफ टाइम 10 to 15 डेज एंड जो इनका मेन फंक्शन है वो ब्लड की क्लॉटिंग यानी कोएगुलेशन कराना। देखो जब प्लेटलेट्स का आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो यहाँ पे आपको मिलता है इनके स्ट्रक्चर में ना ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं, राइट। ये ऐसे ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं स्ट्रक्चर में, तो यही स्पाइक्स हैं जो फर्दर क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को कहा जाता है हीमोस्टैसिस, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हीमोस्टैसिस कहते हैं। ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस, हिमैटोपोइसिस कहते हैं, ठीक है। क्या प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग? इट इज अ प्रोसेस टू प्रिवेंट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। जो भी ब्लीडिंग हो रही होती है उस प्रोसेस को रोकने के काम को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। कैसे होता है ब्लड क्लॉटिंग? सबसे पहले देखो प्रोथ्रोम्बिन है। क्या है प्रोथ्रोम्बिन? ये एक प्रोटीन है जो आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम है, ये भी आपको ब्लड प्लाज्मा में मिल जाएगा। तो अब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है।
ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजन, क्या था फाइब्रिनोजन, एक क्लॉटिंग फैक्टर था। तो फाइब्रिनोजन अब इस थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। फाइब्रिन क्या है, ये एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, और यही फाइब्रिन प्लेटलेट्स के स्पाइक्स के चारों तरफ एक नेटवर्क बना लेता है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और ब्लड को क्लॉट होने से ब्लड को क्लॉट कराता है। कैसे कराता है, इस डायग्राम से समझो। सपोज करो ये आपकी ब्लड वेसल्स थी जो कि अब इंजर्ड हो गई है। जैसे ही इंजरी होगी अब क्या हो रहा है, ये देखो आपके आरबीसी है, अब आरबीसीज आपके बाहर निकलना, ब्लड सेल्स जो है वो आपके बाहर निकलना शुरू कर दिए हैं, राइट। अब क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही ब्लड इंजरी होगी अंदर सिग्नल जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट कर देंगे। मीनवाइल जितने भी हमारे प्लेटलेट्स हैं, ये जो हमारे येलो येलो दिख रहे हैं ना आपको, ये येलो वाले आपके प्लेटलेट्स हैं, अभी आपने पढ़ा था इनका कलर येलो होता है। तो अब प्लेटलेट्स भी क्या करेंगे, जाके किनारे पे जहाँ पे इंजरी हुई है उस जगह पर आकर इकट्ठा होंगे। लेकिन उन प्लेटलेट्स को उन जगह पर रोक के रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फाइब्रिन। कैसे बन रहा है, फाइब्रिनोजन। यही फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिन की थ्रेड बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइब्रिन की थ्रेड है ये इनसॉल्युबल है। ये देखो कैसे प्लेटलेट्स को पकड़ के रखी है, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना दी है, और अब आपका जो ब्लड सेल्स है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, और अब वहाँ पे आपका ब्लड क्लॉट हो चुका है। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लड क्लॉटिंग इन योर बॉडी। नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक आपका ब्लड ग्रुप्स। अब देखो ब्लड ग्रुप्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की है पूछ लिया जाता है, तो कार्ल लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी की थी, राइट। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज से अवार्ड भी दिया गया था। एफकेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। The main reason behind the different blood group is due to the presence of this glycoprotein। अब हर बंदे का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है द प्रेजेंस ऑफ दिस ग्लाइकोप्रोटीन। कहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके रेड ब्लड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, और यहीं पे आपको क्या मिलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। इन्हीं की वजह से अब जिसके बॉडी में जो भी ग्लाइकोप्रोटीन होगा वही उसका क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनको आप लोग क्या कहते हैं, दीज आर द एंटीजन्स, दे आर नेम्ड एज एंटीजन, राइट। दो टाइप के एंटीजन पाए जाते हैं हमारे आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब ध्यान से समझना, अगर आरबीसी पे आपको एंटीजन ए मिल रहा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए मिल रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए, ठीक है। अगर आरबीसी पे एंटीजन बी मिल रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। अगर आपके आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। और अगर आपके आरबीसी मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मिल रहे हैं तो उनका ब्लड ग्रुप हो जाता है ए एंड बी। तो ए बी क्या है, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर ऑल्सो नोन एज अ एंटीजन, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। जिसके ब्लड ग्रुप पे जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ब्लड में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी उस पे एंटीजन ए प्रेजेंट होगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है वो किस वजह से होता है, तो यहाँ पे याद रख लेना RH फैक्टर होता है, ठीक है। RH फैक्टर रेसस मंकी से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर इसी सेल पे आपको RH फैक्टर भी मिलता है तो अब ब्लड ग्रुप हो जाता है A पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में। तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, आरबीसी सेल्स होती है। आरबीसी सेल्स की जो मेम्ब्रेन है उस पे एंटीजन मिलेगा और जो प्लाज्मा होते हैं उसमें आपको मिलेगी उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी। अगेंस्ट एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करो कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे ब्लड ग्रुप में मेरे आरबीसी के सेल्स पे आपको एंटीजन ए मिलेगा, लेकिन मेरे प्लाज्मा में आपको क्या मिलेगा, इसका अपोजिट एंटीबॉडी बी मिलेगा। बात समझ में आई, क्या मिलेगा, एंटीबॉडी बी मिलेगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा उसके प्लाज्मा में उसका अपोजिट एंटीबॉडी
ए मिलेगा। ठीक है, इसको आगे टेबल से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ब्लड ग्रुप ओ जिनका होता है उनको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, दे आर एबल टू डोनेट देयर ब्लड ग्रुप टू एवरीवन। ब्लड ग्रुप ए बी जिनका होता है उनको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, वो सभी से ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन सबको दे नहीं सकते हैं, वो सिर्फ अपने ए बी वालों को ही ब्लड दे सकते हैं। हेपारिन एक एंटीकोएगुलेंट होता है, राइट, जो आपके ब्लड में, जो हमारा ब्लड है बॉडी के अंदर, वो भी तो एक फ्लूइड स्टेट में पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है, राइट, तो उसमें क्लॉटिंग ना हो जाए इसलिए वहाँ पे हमारे ब्लड में आपको प्लाज्मा में एक और प्रोटीन मिलती है हेपारिन। ये हेपारिन जो है एक एंटीकोएगुलेंट है जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और इसी की वजह से हमारा ब्लड जो है स्मूथली फ्लो करता है पूरे बॉडी में। नाउ दिस इज द टेबल गाइज, राइट। अब देखो आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आपके आरबीसी पे एंटीजन क्या होगा, ए, और प्लाज्मा में एंटीबॉडी क्या होगा, उसी का अपोजिट बी। सेम बी है तो एंटीजन होगा बी, एंटीबॉडी होगा उसका अपोजिट ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके आरबीसी पे एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है, प्लाज्मा में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, ना तो एंटीबॉडी ए मिलेगा ना तो एंटीबॉडी बी मिलेगा। आप ओ की बात करो तो ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है लेकिन अपोजिट एंटीबॉडी आपको मिलेगी प्लाज्मा में। जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो ब्लड ए से ले सकते हैं और ओ से ले सकते हैं। डोनेट किसको कर सकते हैं, ए और ए बी वालों को डोनेट कर सकते हैं। बी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं बी और ओ से और दे सकते हैं बी और ए बी को। जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है वो ए बी ओ सभी ब्लड ग्रुप वालों से अपना ब्लड ले सकते हैं लेकिन देने की बारी आएगी तो सिर्फ अपने वाले को देंगे, ठीक है। और जिनका ओ होता है वो सिर्फ ओ से लेते हैं लेकिन पूरा यूनिवर्सल है, जिसको लेना है लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर ब्लड ग्रुप। इतना अगर आपने याद रख लिया तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले क्या याद रखना है ब्लड ग्रुप में, डिस्कवरी किसने की, कार्ल लैंडस्टेनर, उनको नोबेल प्राइज मिला था। ब्लड ग्रुप सभी का अलग अलग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। दिस इज द समरी चार्ट ब्लड का, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है यहाँ से आपको समरी मिल जाएगी। फर्दर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ या नहीं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।